नमस्कार किसान भाइयों, मैं अतुल कुमार यादव लाउड स्पीकर 90 FM में आप सभी किसान भाइयों एवं कृषि छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आज के इस कृषि श्रृंखला में आप सभी मिलेट से संबंधित जो भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं वो आपके लिए लाभदायक होगी एवं काफ़ी जो है उसको आप अपने जीवन में अपनाकर काफ़ी उसको उतार के आप मिलेट्स की तरफ अपने रुझान को बढ़ाएंगे एवं मिलेट्स की खेती करके अपनी जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ के इसको अपनाकर अपने आय में वृद्धि करेंगे। तो आइए चलते हैं मिलेट्स की तरफ। चूँकि मिलेट्स की सीरीज़ हमारे कई सप्ताह से चलती चली आ रही है। इसके पिछले एपिसोड में हमने सावा, कोदो और मड़ुआ के बारे में बताया। आज हम बताने वाले हैं आपको कंगनी के बारे में। कंगनी जो कि बहुत पुराना जो मिलेट माना जाता है वो उसमें से एक है। कंगनी की खेती बहुत पहले से की जाती है। यह प्रमुखतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये हर जगहों पे की जाती है। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन के होने के नाते अभी इसको काफ़ी हद तक लोगों ने छोड़ दिया है और अब एक ज़रूरत है कि अब इसे फिर से पुनः अपनाकर इसकी खेती करके एक बार फिर से इसको ढंग से अपनाया जाए और इसकी खेती करके अधिक से अधिक आय कमाया जाए। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस कंगनी के जो बीज होते हैं वो पीले रंग के दानेदार होते हैं। और सबसे ख़ास बात जो हम आपको बता दें कि 100 ग्राम अनाज में जो कंगनी की अनाज है, 100 ग्राम अनाज में इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60.6 ग्राम होती है, जो कि काफ़ी अधिक मानी जाती है। कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही प्रोटीन की भी मात्रा इसमें अच्छी मानी जाती है और अच्छी पाई जाती है। इसका सेवन करके आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जो हमारे शरीर में आवश्यकता है उसको एक मेंटेन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम इसके लाभ के बारे में, कंगनी के सेवन के लाभ के बारे में बताएं तो किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आजकल देखने में आता है कि सांस की जो समस्या है वो आजकल हर घर में आ गई है और निमोनिया, अस्थमा जैसी बीमारियां हर किसी के यहाँ एक आध मरीज तो हर परिवार में हो गए हैं। अगर इसका सेवन किया जाए तो अस्थमा, निमोनिया जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही हड्डियों की जो समस्या है, आजकल देखा जाता है कि हड्डियों की समस्या बुजुर्गों में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वो चलने में, घुटने में उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर मिलेट्स के अंतर्गत आप कंगनी का सेवन करते हैं तो हड्डियों का जो दर्द है, ये जोड़ों का दर्द वगैरह, ये सब जो भी है काफ़ी हद तक इससे आराम मिल सकता है आपको। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं अगर इसका सेवन करें तो माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यह पाचन के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और इसके पाचन करने से जो गर्भवती महिलाओं के पेट में जो शिशु पलता है उसके मस्तिष्क का विकास होता है, जो कि ये काफ़ी अच्छा भी है और पाचन के लिए काफ़ी उत्तम भी है। कि इसके सेवन से कब्ज जैसी बीमारी और इसके साथ ही निमोनिया, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की जो समस्या है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से अधिकतर लाभ मिलेगा आपको इसको सेवन करने से। और हम आपको बता दें कि इसके सेवन करने से मधुमेह, जिसे आजकल शुगर के नाम से काफ़ी जाना जाता है, तो मधुमेह जैसी बीमारियों से भी काफ़ी हद तक अगर इसका सेवन करें तो एकदम से छुटकारा पाया जा सकता है। मधुमेह जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। रक्तहीनता, जोड़ों का दर्द, मोटापा जैसी बीमारियां जो आजकल देखने में आता है कि काफ़ी कम उम्र के बच्चों में मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब अगर वो छोटे बच्चे हैं, अधिकतर काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो अगर इसका सेवन करें तो मोटापे से काफ़ी आराम मिलेगा। और आजकल हर घर में मधुमेह, जिसे आजकल शुगर के नाम से काफ़ी प्रचलित है, अगर इसका सेवन किया जाए तो मधुमेह यानी शुगर जैसी बीमारी से एकदम जड़ से इसका खात्मा किया जा सकता है और इस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है, आज नहीं, आज के पूर्वजों ने ये बात कही है कि जो भी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं वो अधिकतर पेट से होकर गुजरती हैं, चाहे वो मस्तिष्क की हो या फिर कहीं की भी हो। तो ऐसा कहा गया है, श्री अन्न नाम लिया जाता है। श्री अन्न, मोटे अनाजों की बात करें तो श्री अन्न कहा जाता है। यानी श्री अन्न में जो भी जितने भी मिलेट्स हैं, जितने भी मोटे अनाज हैं, इनका सेवन करें। यानी अगर मिलेट्स का सेवन करते हैं तो 80% तक जो है बीमारियों की जड़ जो है वो पेट की पाचन समस्या है।
तो अगर इसका सेवन किया जाए तो 80% तक इसके सेवन करने से पेट का जो भी बीमारियां हैं उसमें काफ़ी ये लाभदायक माना जाता है। और अगर हमारा पेट साफ़ है, पेट में कोई बीमारी नहीं है, तो माना जाता है और कहा भी जाता है, और ये सही भी है कि हम हर एक बीमारी से लड़ सकते हैं और कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी, ऐसा संभव है। जो कि लोग कहते हैं कि ऐसा असंभव है कि बीमारी कोई ना हो, लेकिन अगर हम अपने भोजन की प्रणाली में जो एक रूटीन बनाकर अपनाते हैं तो हम एकदम से स्वस्थ रह सकते हैं और जो रोग हैं उनको दूर कर सकते हैं। कुछ किसानों के सवाल हमारे पास आए हुए हैं, जो किसान हमसे इन्होंने लिख के हमें भेजा हुआ है, उनके हम जवाब देना चाहेंगे। एक किसान ने हमें ये इनके नाम के बारे में पूछा है कि इन्हें किन क्षेत्रों में कंगनी जो है, कंगनी को हर क्षेत्र में कंगनी के नाम से नहीं जाना जाता। तो इन्होंने पूछा है कि कंगनी को और अन्य किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में किन किन नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए हम किसान बंधु को बता दें कि हिंदी में इसे कंगनी ही कहते हैं। अगर हिंदी में आप जहाँ भी जाएंगे, अगर हिंदी जानने वाला है तो उसे कंगनी कहेंगे, वो कंगनी जान जाएगा। बाकी अगर उड़िया में गए, उड़ीसा में, तो इसे कंदू कोरा कहते हैं, ठीक है। और गुजराती में इसे कांग कहते हैं, गुजराती में कांग कहेंगे। बंगाली में काओन दाना कहते हैं, इसे काओन दाना। तेलुगु में कुरालू कहेंगे। तमिल में तिनाई, मराठी में राला, मलयालम में थीना और कश्मीरी में सोल के नाम से ये कंगनी जो है प्रचलित है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से, जो लोकल नाम है, जो किसानों के जो साइंटिफिक नेम है वो तो हर जगह एक ही होता है, लेकिन जो प्रचलित नाम होता है ग्राम्य स्तर का, वो हर एक जगह का अलग अलग होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है कि इन्होंने लिखा है कि कंगनी की बुआई हम कब कर सकते हैं। तो किसान भाई हम बता दें कि आपको जून से लेकर अगस्त तक इसकी जो बुआई है वो आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। जून से अगस्त तक की बुआई इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इस समय वर्षा भी होती है, तो वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता तो इसमें नहीं होती है, लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो कम वर्षा में इसकी खेती की जा सकती है। जून से अगस्त तक इसको हम अपने खेत में लगा सकते हैं। अगला सवाल हमारा है कि इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें किस मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी इसको दोमट मिट्टी लगाने के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है, तथा इसके साथ ही हमें ये बात एक ध्यान देने योग्य है कि मतलब वहाँ पे सिंचाई, जल निकास की व्यवस्था जो है वहाँ पे उचित होनी चाहिए। और पीएच मान जो इसका है वो 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे अधिक पीएच मान होता है तो उत्पादन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। साथ ही किसान भाइयों हम आपको बता दें कि अगर आप कंगनी की खेती करना चाहते हैं तो कंगनी की जो बीज है इसको लगाने से पहले बीज को भी संस्कारित करेंगे और साथ ही भूमि को भी संस्कारित करेंगे। भूमि को संस्कारित करने के लिए अभी हम आगे आपको बता देंगे कि कैसे भूमि को संस्कारित करना है, और बीज के उपचार के लिए भी हम आपको बताएंगे कि बीज का उपचार कैसे किया जाता है। अगला सवाल हमारा है कि सर अन्य प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में क्या एक ही प्रजाति कंगनी की लगाई जा सकती है या अलग अलग प्रजाति। तो किसान भाई हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एवं इसके अन्य अगल बगल के ज़िलों में S114, SIA3156, SIA326, PRK1 और PS4 तथा इसके साथ ही श्री लक्ष्मी नाम की कंगनी की जो प्रजाति है, इसको हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हम इसको लगा सकते हैं आसानी से। तथा राजस्थान जैसी भूमि के लिए हम आपको बता दें कि SIA3085, PS4, SR1, SR2 ये जो प्रजाति है ये आप राजस्थान के अगल बगल के ज़िलों में लगा सकते हैं। तमिलनाडु के लिए TNAU 186 CO1 ये प्रजाति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको लगाकर आप अच्छी जो है उस उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी कमाई इसको लगा के कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा है किसान का कि खेत की तैयारी हम कैसे करें, खेत की तैयारी इसके लिए कैसे करें। तो किसान भाइयों हम बता दें कि इसके लिए, खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलट हल से आपको 1 से 2 बार अपने खेत की जुताई करनी पड़ेगी, ताकि जो भी खरपतवार हैं वो सूख जाएं और मिट्टी जो उर्वर मिट्टी है वो ऊपर आ जाए
और जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे थोड़ा उसमें एयर सर्कुलेशन जो है वो बना रहे। अगला सवाल हमारा ये है कि खाद और उर्वरक की क्या मात्रा हम इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो हम किसान भाइयों आपको बता दें कि अगर हम गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का उपयोग कंगनी के लिए करेंगे। नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश भी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करना है। नाइट्रोजन की बात करें तो जब इसकी बुआई हम करेंगे तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई के साथ ही नाइट्रोजन हम दे देंगे, तब जो बाकी शेष का नाइट्रोजन हमारा 20 केजी बचा हुआ है वो सिंचाई के समय पे हम जो 20 केजी है वो प्रति हेक्टेयर की दर से 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से पहली सिंचाई के समय में हम उस खेत में दे सकते हैं, कंगनी के खेत में। सिंचाई की बात करें तो आपको बता दें कि ये वर्षा अधीन फसल है, वर्षा आधारित फसल है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं के बराबर ही होती है। लेकिन उन इलाकों में जहाँ पे एकदम से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और वर्षा के आसार बहुत ही कम है, तो वहाँ से 1 से 2 सिंचाई इसके लिए काफ़ी माना जाता है। अगर सिंचाई 1 से 2 पे भी अगर हमारी फसल का उत्पादन या जो ग्रोथ है वो नहीं होता है तो 2 से 3 सिंचाई भी हम इसके लिए कर सकते हैं। 2 से 3 सिंचाई करके इसके लिए महत्वपूर्ण है और काफ़ी है। इसका जो भी उत्पादन है 2 से 3 काफ़ी माना जाता है, सिंचाई हम आराम से ले सकते हैं उत्पादन। अगला सवाल निराई गुड़ाई से संबंधित है कि निराई गुड़ाई या खरपतवार से इसमें क्या हानि, अगर निराई गुड़ाई न करें तो क्या हानि होगी और खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाए। तो किसान भाइयों हम आपको बता दें, खरपतवार के लिए आपको जैसे ही आप कंगनी की बुआई करेंगे तो जब कंगनी जब जम जाएगी आपके खेत में, जब उग जाएगी तो 20 से 25 दिन बाद इसकी पहली जो निराई गुड़ाई होती है वो कर देंगे। उसके बाद पहली निराई गुड़ाई के ठीक 18 से 21 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई आप करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि इस फसल की कटाई का आदर्श समय कब माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कंगनी का उपयोग कुछ लोग चारे के लिए भी करते हैं। तो हम आपको बता दें किसान भाइयों कि अगर कंगनी की बुआई आपने की हुई है तो 75 दिन बाद अगर चारे के लिए अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो 75 दिनों बाद इसकी कटाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर अनाज के लिए इसका उपयोग हम अनाज के उद्देश्य से इसकी बुआई किए हुए हैं तो 90 दिन इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और नमी की बात करें तो अगर 90 दिनों के बाद इसके जो दाने होते हैं, जो दाने अगर कंगनी के जो दाने हैं उसको हम दांत के नीचे अगर दबाते हैं, नीचे दबाने से अगर कट की आवाज़ आती है, मतलब जैसे ही अगर हम दांत के नीचे डालेंगे कट की आवाज़ आई तो हम उसको समझ जाएंगे कि वो परिपक्व हो चुका है और इसकी कटाई हम कर सकते हैं। और इसमें जो नमी का परसेंटेज है वो 12 से 14% होता है। अगर 12 से 14% अगर नमी है तो इसकी कटाई हम कर सकते हैं। आदर्श कटाई का समय यही है। बाकी आप इसकी कटाई अगर उसके चारे के लिए करते हैं तो आप 75 दिन में, अनाज के लिए करते हैं तो 90 दिन में कर सकते हैं। उपज की बात करें तो कंगनी की बुआई के लिए अगर हमने कंगनी की बुआई की है तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर अनाज हम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर भूसे की बात करें तो 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर इससे भूसा जो है पशुओं के चारे के लिए हम इसको उत्पादन कर सकते हैं। और चारे के लिए 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी सफिशिएंट भी है। और 25 से 30 कुंटल जो है हमारा अनाज है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से हमें उम्मीद एवं आशा है कि कंगनी से संबंधित जो भी आपको हमने अभी जानकारी दी वो काफ़ी लाभदायक रही होगी। और आप अगर कंगनी की खेती में जागरूक हैं और इसको करना चाहते हैं तो ये जानकारी काफ़ी लाभदायक भी रही होगी। साथ ही किसान भाइयों हम आपको बता दें कि आप जो परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं धान गेहूँ की, वो छोड़ के आप मोटे अनाज की तरफ अपने रुझान को ले जाइए। यहाँ मोटे अनाज की खेती में काफ़ी संभावनाएँ हैं और जो हम परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं इसको छोड़ के अगर हम मोटे अनाज की खेती करते हैं तो मोटे अनाज की खेती करने से एक तो हमें मोटे अनाज जो मैंने बताया कि आजकल अधिकतर बीमारियां पेट से होकर ही गुजरती हैं,
तो आजकल जो गेहूँ धान हम रसायनों का उपयोग करके उगाते हैं, उससे हमारी पेट की बीमारियाँ तो बढ़ ही रही हैं। अगर हम मोटे अनाज का खेती करते हैं तो मोटे अनाज की खेती करने से इसमें रसायनों का बहुत ही कम उपयोग किया जाएगा या ना के बराबर, और इसको करने से इसकी लागत भी, जो खेती की लागत है वो भी बहुत कम आती है और कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो फिर दीजिए हमें इजाज़त। इसी के साथ मैं अतुल कुमार यादव आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऋषि कृषि के अगली श्रृंखला में किसी नई एपिसोड के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।